नमस्ते। सबसे पहले आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ। मुझे दो बात देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। एक, पहला बार मैंने देखा कि आप सब लोगों ने चप्पल इतना व्यवस्थित रूप से रखा है। सो थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस। पहला बार, नहीं तो हमेशा मैं देखता हूँ 10 चप्पल इधर है, एक का ऊपर एक है। आप सब लोग नीचे चप्पल इतने सुंदर ढंग से रखे हो ना, व्यवस्था, बहुत अच्छा लगा। दूसरा, टाइम, पंक्चुअलिटी। नहीं तो जनरली मेरा अनुभव है, आने के बाद आ रहे हैं 4 लोग 5 लोग, तो बहुत ये आप लोग बहुत जीवन में उन्नति करोगे, क्योंकि ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट आपने सीख लिया, जिसका नाम है रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी, खासकर पंक्चुअलिटी, समय। जो समय को रेस्पेक्ट करते हैं, समय उनको रेस्पेक्ट करता है। आप जीवन में जिस चीज़ को आदर दोगे वो चीज़ आपको आदर करेगी। आप जीवन को आदर से ट्रीट करोगे तो जीवन भी आपको आदर देगा। कैसे देगा? ये, आप संसार से प्रेम करोगे, संसार से आपको प्रेम मिलेगा। अगर आप कोई भी चीज़ ऑर्डर माने एक हारमोनियस वे में, एक सामंजस्य के साथ व्यवस्थित करोगे, तो आपके जीवन में भी चीज़ें व्यवस्थित रूप से होंगी। ओके, सो बहुत सुंदर लगा। कौन से स्कूल से हो आप लोग? जगह कौन सा? हाँ, खाली कोट। खाली कोट, बहुत अच्छा। आप लोग बहुत अच्छा। देख के मुझे बहुत खुशी हुआ। ठीक है, अब आप लोग बोलो, नया साल आ गया है, बॉन आने, हैप्पी न्यू ईयर। क्यों करती हैं हम लोग विश हैप्पी न्यू ईयर? विश करने के लिए कोई ओकेजन चाहिए? विश करना चाहिए कभी भी, केवल गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए, हैप्पी न्यू ईयर जब भी मौका मिलता है। विश, अगर हम दूसरे के लिए एक अच्छा सद्भावना से कोई सुंदर भाव प्रकट करते हैं तो उसमें कुछ बुराई है? हाँ, नहीं ना? तो फिर अच्छी बात है, जितना बार करो। भारतवर्ष में बहुत सारे नए साल होते हैं। उड़ीसा का कौन सा नया साल है? हाँ, कौन सा? अप्रैल। हाँ, यही जो अपना संक्रांति आएगा ना, भारत में बहुत लोग वो टाइम मनाते हैं। उस दिन भी करना, ये नहीं कि यही आज भी करो, वो दिन भी करो। अप्रैल में भी आता है कुछ लोगों का न्यू ईयर, वो दिन भी करो। और रोज सबको गुड मॉर्निंग करो। और कितने लोग हैं जिसको आप नहीं मिलते हो, उनको कैसे गुड मॉर्निंग करोगे? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वेरी गुड। देखो, आप सब समझदार लोग हो। कैसे करोगे? रोज सुबह उठ के, जो आपके आसपास जो लोग आपको बोल नहीं सकते हैं, ऐसे लोग हैं आपके संपर्क में जो बोल नहीं सकते, आपको गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दे सकते, बोल के नहीं दे सकते। हाँ, कौन? बोलो। पेड़ पौधा, सूर्य देवता, नदी नाला, ये सबको अंदर से विश करना, क्योंकि ये बोल नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। आपको मालूम है, पेड़ पौधे महसूस करते हैं, पशु पक्षी तो करते ही हैं, पेड़ पौधे भी महसूस करते हैं, फील करते हैं। और ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। उस एक्सपेरिमेंट के बारे में श्री अरबिंदो भी लिखे हैं। भारतवर्ष के एक वैज्ञानिक थे, सर जेसी बोस। तो एक्सपेरिमेंट किए थे कि जो पौधे होता है ना, वो आपको महसूस करता है, आपके फीलिंग्स को, और रिस्पॉन्ड करता है। और पौधों के अंदर, फूल के अंदर, इन सब के अंदर एक आत्मा का एक अभिप्सा के रूप में किसी चीज़ का वास होता है, भगवान की उपस्थिति। माँ ने नाम दिए ना फ्लावर्स के, मालूम है? हाँ, तो जब आप चीज़ों के साथ एक जीवित संबंध जोड़ोगे, जीवित संबंध मतलब विज्ञान क्या कहता है, लिविंग और नॉन लिविंग, ऐसे बोलता है ना। तुम लोग पढ़ते हो बायोलॉजी थोड़ा बहुत? बायोलॉजी में क्या सिखाते हैं, ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है, होता है ना?
पर ये सच है क्या? ये मिट्टी नॉन लिविंग है क्या? नहीं, मुझे लॉजिक देना। मैं भी मानता हूं कि नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग है, और उसको हम स्पिरिचुअल दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन लॉजिक आप देखो, आपको जीवन का ऊर्जा कहाँ से मिलता है? किस किस चीज से? जीवन है ना हम लोग के अंदर, उसका ऊर्जा कहाँ से मिलता है? किसकी? हाँ बोलो बोलो, डर नहीं इसमें। हाँ हाँ, मिट्टी। मिट्टी से कैसे मिलता है? डायरेक्टली तो नहीं मिलता है, लेकिन मिट्टी से। एग्जैक्टली मिट्टी पौधा के अंदर जाके जीवन बन जाती है, होता है ना? तो मिट्टी से, मिट्टी के अंदर जीवन अगर नहीं होता तो पौधे के अंदर जाके वो जीवन कैसे बन जाती? करेक्ट? तो मिट्टी में जीवन है, हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन पौधे में जाके उसके अंदर जो जीवन है वो जीवन के रूप में प्रकट हो जाता है। हम लोग पौधे को लेते हैं तो एक तरह से हम मिट्टी के तत्व, और मिट्टी के तत्व इतने इंपॉर्टेंट है, उनको बोलते हैं हम लोग मिनरल्स। आप नहीं लोगे तो बीमारी हो जाती है। और दूसरा किस चीज़ से जीवन मिलता है? पानी, जल। अब सोचो, हम लोग बोलते हैं जल जीवित नहीं है। जीवित नहीं है तो जीवन कैसे देता है? उसके अंदर कुछ तो है ना जो जीवन देता है। और किससे मिलता है? वायु। 3 मिनट बंद होने से प्राण, प्राण मिलता है उससे, प्राण का ऊर्जा। तो शरीर में वायु के अंदर जीवन है, लेकिन शरीर में ऐसे प्रोसेस हैं जो उस रॉ प्रोडक्ट के अंदर जो जीवन है उसको निकाल के दे देता है ना? जैसे कोई चीज़ के अंदर कोई छिपा हुआ चीज़ है, आप उसको निकालोगे, प्रोसेस से गुजारोगे तो उसमें से जो चीज़ संभावना है निकल जाएगी। लोहा, लोहा को आप भट्टी में डालोगे, स्टील निकल जाएगा, बन के निकलेगा, माने प्रोसेस से अगर आप करोगे। ठीक है? तो वैसे ही पानी, वायु, और बोलो सूरज की रोशनी, लाइट। लेकिन हम लोग बहुत कम अभी उपयोग करते हैं लाइट का। सब लोग को घर के अंदर एसी में बैठना है, तो लाइट जो है, लाइट के अंदर जीवन है। उसके बिना तो पूरा धरती का जीवन खत्म हो जाएगा। हमारे शरीर में आती है तो वो एनर्जी बन जाती है, और सब मिट्टी उट्टी के अंदर जो भी चीज़ संसार में है, सब लाइट के बिना, सूर्य के बिना नहीं संभव है। तो देखो, ये सब चीज के अंदर जीवन है, लेकिन क्या हम उनके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो जीवित है? करना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। और इसका ये तो हो गया साइंटिफिक रीजन, ठीक है, कि उसका अगर आपको प्रोसेस पता है तो हर चीज के अंदर जीवन के साथ आप संबंध जोड़ सकते हो, जोड़ना चाहिए। आपके यहाँ नदी है? कोई नदी पास में? नदी है? नहीं है? अच्छा, उड़ीसा की कोई नदी का नाम बताओ जो पास में है। भारतवर्ष में हम लोग नदी की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? पहाड़ की करते हैं कि नहीं करते हैं? और पेड़ पौधा की करते हैं कि नहीं करते हैं? धरती को माता बोलते हैं कि नहीं? और सूर्य को पिता और देवता बोलते हैं कि नहीं? वायु कौन है? देवता है कि नहीं है? अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये सबके अंदर जीवन भी है और जीवन का स्रोत भगवान भी उपस्थित हैं। ठीक है? तो अब हम जो नया एज में प्रवेश कर रहे हैं, एक समय था जब ये सत्य हम लोग भूल गए थे। उसका परिणाम क्या हुआ? वायु को हमने प्रदूषित किया, पानी को बेचना शुरू किया। देवता को कोई बेचता है क्या? बेचना शुरू किया है ना। वायु को प्रदूषित किया, धरती को गंदा किया। ये हम लोगों ने किया। सूर्य को तो फॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं सकते हैं फॉर्चुनेटली, लेकिन ये सब जो पुराने समय में मनुष्य जो जीते थे, प्रकृति के साथ एक जीवित संबंध जोड़ के जीते थे, तो प्रकृति भी उनके साथ में अच्छा रिस्पॉन्ड करती थी, खूब देती थी।
जीवन के लिए जो जो जरूरी है। अभी हम लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो नॉन लिविंग है, इसका हमसे क्या लेना देना। पेड़ पौधा लिविंग है, लेकिन लिविंग से क्या हुआ, उसका अंदर चेतना नहीं है, महसूस नहीं कर सकता है। अगर हम ये जान जाते हैं कि पेड़ पौधा महसूस कर सकता है, तो हम उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे। कुछ भी क्रश कर देना, कुचल देना, है ना। कभी होता है ना, रास्ते में फूल पड़ा होता है तो कैसे करते हो, कुचलते हैं कि नहीं कुचलते हैं, कुचल देते हैं ना। कभी हम सोचते हैं कि वो फूल को भी महसूस होता होगा, अभी वो मरा नहीं है। बहुत से फूल हैं जो एकदम ताजे ताजे नीचे में गिरे हुए हैं, थोड़ा समय बाद वो मट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अभी वो जीवित हैं। तो सोचो अगर हमारे ऊपर कोई राक्षस आके ऐसे क्रश कर दे, कुचल दे, तो कैसा लगेगा। ऐसे ही फूल को लगता होगा, ये कौन राक्षस आ गया मेरा ऊपर से कुचल के चला गया। ये भाषा नहीं बोल सकता है, लेकिन उसको महसूस होगा। उसी तरह फूल जब हम तोड़ते हैं, खचाक, है ना, फूल से पूछते हैं कि हम तोड़े कि नहीं तोड़े। कोई हमारा कोई सामान कोई छीन के ले जाए, पेन देखा लेके चला जाए, तो आप क्या बोलोगे, चोर, है ना। हम क्या करते हैं, चोरी करते हैं। हमको पूछना चाहिए एक सेकंड के लिए, उसको अच्छा लगेगा, मना नहीं करेगा। मना केवल मनुष्य करता है, लेकिन पेड़ पौधे मना नहीं करते। नदी कभी नहीं आपको बोलेगी मेरा जल मत लो, लेकिन जब आप उससे पूछ के, आप उसको प्रार्थना करके, एक संबंध जोड़ के मित्र के तरह लेते हो, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। मना नहीं करते, ठीक है। तो हर चीज के साथ एक मित्रता का व्यवहार बनाओ। माता जी सूर्य के बारे में बोली हैं, जब लोग कहते थे ओ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, तो माँ बोलती हैं मेक फ्रेंड्स विद द सन। सूर्य से अगर तुम दोस्ती करोगे तो सूर्य तुम्हारे बहुत सारे रोग, जैसे एनीमिया, खून का कमी, ये सब सूर्य से मित्रता करने से चला जाता है। विटामिन डी का कमी आजकल बोलते हैं ना, सूर्य। और कौन जाने आने वाले समय में हम लोग पाएंगे सूर्य बहुत चीज का इलाज उसके पास था, इंक्लूडिंग हृदय का नस खोलना। ये सब कोई प्रयास नहीं किया ढूंढने का। पहले ये सब क्यों नहीं होता था, लोग हेल्दी जीवन क्यों था, सूर्य के साथ, प्रकृति के साथ मिलके जीवन जीते थे। आप लोग को तो नहीं पता होगा, अपने पापा मम्मी दादा दादी से पूछिएगा, वो बताएंगे प्रकृति के साथ मिलके जीवन जीते थे तो हम कैसे जीते थे। कुआं से पानी निकाले आप पिए हो, हाँ। कितने लोग कुआं से पानी निकाल के पिए। ओके, गुड, वेरी गुड। इसमें और नल के पानी में डिफरेंस क्या होता है। नल का पानी कैसे आता है, पाइप के पहले स्टोरेज टैंक में जाता है ना। स्टोरेज टैंक से नल का पानी फिर आपके नल में आता है। स्टोरेज टैंक को तो रोज साफ नहीं करते हम लोग, तो हमको पता नहीं कैसा है, तो हम निकाल के उसको हमको फिल्टर में डालना होता है ना, जिससे गंदा नहीं हो। ये करते हो ना। जब कुआं का पानी होता था, मैं एक्चुअली पी के बड़ा हुआ हूं, तो आपको कुछ मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूं। कुआं में पानी कहां से आता है, नहीं, बारिश से भी आता है, लेकिन कुआं के नीचे भी होता है। हाँ, ओरिजिनल वहां से होता है ठीक है। तो वो पानी जो नीचे से आता है, उसके द्वारा उसमें हमेशा कुछ फ्रेश जल का प्रोसेस रहता है, और बहुत सारे उसके अंदर जो धूल वगैरह जमा होते हैं। कुएं तो बनाए भी जाते हैं जिससे गंदगी नहीं हो, उसमें उसका दीवार में सोख लिए जाते हैं। और कुएं का पानी, आप, ये तो एक पार्ट है उसका। और जब आप कुएं से पानी खींचते हो तो कौन सा एक्सरसाइज होता है,
होता है ना, अच्छा देखो कितना अच्छा एक्सरसाइज होता है। और कुएं को जब पानी लेकर के आप किस चीज में लेके आते हो, कोई बर्तन में ना, उसमें लेके जब आते हो तो आपको चलते समय भी कॉन्शियस होना पड़ता है, कंसंट्रेशन भी होता है, ये सब चीज होता है। अब क्या हो गया है, कुआं आप नल से पानी लेते हो, बाद में वजन बढ़ता है तो वजन कम करने के लिए यही वाला एक्सरसाइज करने जाते हो, है ना। तो ये जब हम जितने काम अपने आप करेंगे, झाड़ू देना घर में, ये सब एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज। आप ऐसे सोच के मत पड़ो हो मेरा किस्मत कैसा है, देखो वहाँ वो महल में रह रहा है, उसका घर में 4 लोग हैं साफ करने के लिए। तो क्या होता है, जो साफ करते हैं उनका हेल्थ अच्छा रहता है, और जिनका बहुत बड़ा घर है वो बीमार होते हैं। तो अगर हम खुद करते हैं सब काम तो अपने आप हमारा स्वास्थ्य नेचुरली अच्छा होगा, ठीक है। सारा एक्सरसाइज हो जाएगा, आपको अलग से करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पर ये अगर नहीं भी कर सकते हो तो कम से कम जीवन के साथ, लोगों के साथ, पेड़ पौधे पत्ते फूल हर चीज के साथ एक लिविंग संबंध जोड़ो। वो सबके अंदर में भगवान है। कोई ऐसा जगह है जहाँ भगवान नहीं होंगे? आप क्या मानते हो, भगवान उधर आसमान में बैठा हुआ है, कोई स्वर्ग लोक में, या सबके अंदर है? बोलो, पक्का 100%, है ना। तो हमको फिर बोलो सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये क्या हमको सीखना पड़ेगा मॉरल साइंस का किताब से? आपके अंदर भगवान है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, नमस्ते। हम ये नहीं बोलते हाय। हम क्यों बोलते हैं नमस्ते? इसीलिए बोलते हैं आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी है, यहाँ पर है भगवान, यहाँ रहते हैं। यहाँ से आपके अंदर जो भगवान है उनको मैं नमस्ते प्रणाम करता हूँ। अच्छा चीज़ है ना। साथ में देखो कितना अच्छा है, ये एक नृत्य का मुद्रा भी है, देखने में भी कितना सुंदर लगता है। ये सुंदर लगता है या ये वाला सुंदर लगता है ना? सुंदर लगता है ना, बस। तो हमको सुंदर जो लगता है वो करना चाहिए। कभी आपने देखा है फोटो अगर ऐसे हम खिंचवाएं कितना सुंदर लगे, लगता है कि अभी भारतनाट्यम शुरू होने वाला है। और ये वाला हाय हाय हाउ आर यू, ये हमारा ओरिजिनल नहीं है। हमारा जो ओरिजिनल है बहुत सुंदर है हर चीज में, ओके। तो जब हम लोगों के साथ संबंध जोड़ेंगे तो ये याद में रखना है कि इनके अंदर भगवान है। लेकिन कभी कभी दूसरा व्यक्ति के साथ आपको युद्ध भी करना पड़ सकता है। बॉर्डर में एक सिपाही खड़ा है, अब उसको तो बंदूक चलाना है, क्या भाव से वो युद्ध करेगा? करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, आवश्यक है। किस आधार पर करेगा? उधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है। तो उसको ये याद रखना है कि कर्म में जब आप काम करते हो कोई काम, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा काम इस संसार को प्रगति और विकास की ओर ले जाएगा और कौन सा काम इस संसार को अंधकार की ओर ले जाएगा। तो जो भी चीज प्रकाश के रास्ते में आ रही है उसको आपको हटाना होता है, अपने अंदर भी और संसार में भी। तो सोल्जर जो जबरदस्ती चढ़ाई कर रहा है दूसरा राज्य में, उसको कब्जा में करने के लिए, वो क्या है, सही कि गलत? गलत। और जो सोल्जर डिफेंड कर रहा है उसका टेरिटरी में, बाउंड्री में कुछ आतताई आतंकी लोग घुसना चाह रहे हैं, उनको रोकना सही है कि गलत? ये चीज स्मरण रखना। उस समय उसको बंदूक चलाना है, पर उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिकार, सेल्फ डिफेंस। आपको किसी को जबरदस्ती वायलेंट होना ये तो अच्छी चीज नहीं है, कमजोरी का लक्षण है। बिना मतलब के किसी को मुंह से कुछ अपशब्द बोल देना, मुझे अपशब्द तो कभी नहीं बोलना चाहिए। अपशब्द जानती हो?
अपशब्द बोलने से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है? कुछ फायदा होता है गाली देने से? हाँ, नहीं ना? पक्का ना? कुछ नुकसान होता है? किसको किसको और क्या नुकसान होता है बोलो? आपने किसी को क्रोध में कुछ कह दिया, अब बोलो किसको किसको नुकसान हुआ? खुद को भी और दूसरे को भी। दूसरे को कैसे हुआ और खुद को कैसे हुआ? तो आपने क्या किया? उसको बिना बाण चलाए उसको आहत किया, चोट पहुंचाया, है ना? अब वो व्यक्ति दुख में जाएगा, आपने उसको बोल दिया कुछ जो उचित नहीं है। ये नहीं कि लोग सब अच्छे होते हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन अपशब्द बोलना, गाली बोलना, तो उससे क्या हुआ? दूसरे को दुख पहुंचा, चोट पहुंचा। अब क्या होगा उसके अंदर? प्रतिक्रिया। उसको क्या आएगा? रिएक्शन आएगा। वो भी गुस्सा होगा, वो भी बोलेगा। और उसके भी पहले जब आप अपना मुख से, वाणी से कोई असुंदर, उड़ीसा तो एकदम कला का जगह है, लैंड ऑफ आर्ट, आर्टिस्ट, वॉरियर्स, लिटरेचर, उड़ीसा का ये विशेष बात है ना? तो जब आप मुख से कोई बुरा शब्द आप करते हो तो आपका कौन सा यंत्र यूज किए? मुख, मुंह। और उसमें से कौन सा फोर्स को आप बाहर भेजे? विष। तो क्या हुआ? विष बाहर जाने के पहले कहां आया? तो मुख को क्या करेगा? खराब करेगा, दांत खराब करेगा, जीभ खराब करेगा, कंठ खराब करेगा। और जो बच गया, सारा विष तो नहीं फेंक सकते हैं, वो आप पियोगे अपने अंदर, फिर उधर से विष आएगा, उसको भी पियोगे, तो पूरा सिस्टम को वो विष के लायक, विष के तरह बनाएगा। ओके? तो हमेशा सुंदर बात बोलनी चाहिए। उसी तरह जब सुनते हो तो क्या होता है? वाइब्रेशन के रूप में ध्वनि आती है ना? फिर वो वाइब्रेशन आपके ब्रेन के अंदर जाते हैं। तो यदि आप बुरी बात सुनोगे तो क्या होगा? उसका प्रभाव क्या होगा? वो जो स्पंदन है हमारे अंदर जाके हमको बीमार करेंगे। तो सुंदर चीजों को सुनो, अच्छा म्यूजिक सुनो। अच्छा म्यूजिक सुनने से क्या होता है? ब्रेन के अंदर बहुत सुंदर हार्मोनियस वाइब्रेशन आ रहे हैं, ठीक है? तो वो हार्मनी क्रिएट करते हैं। हार्मनी क्रिएट होगी तो बहुत सारी बीमारी आपकी दूर होगी। हम लोग बहुत बार एडवाइस करते हैं, बहुत से लोगों ने इस पर रिसर्च किया है कि बहुत सा ऐसा बीमारी है जिसको अगर आप सुंदर म्यूजिक या मंत्र लगा देते हो तो उससे आपके रोग पर अच्छा असर पड़ता है, ठीक हो जाते हो। क्यों? क्योंकि बीमारी डिसहार्मनी है। जब आप सुनोगे हार्मोनियस कोई चीज तो वो अपने आप अंदर में हार्मनी को लाने का काम करेगी। तो क्या करना चाहिए जब हम बीमार होते हैं? भय करने से क्या होगा? डिसहार्मनी आएगा। भय करने से पैनिक में आपने देखा है कितने लोग कभी पैनिक हुआ हो ना, एग्जाम के पहले या अदरवाइज। पैनिक सिचुएशन में जब आप पैनिक करते हो तो उसका क्या प्रभाव होता है आपके मन के ऊपर? मन ठीक से सोच पाता है कि नहीं सोच पाता है? नहीं सोच। वो उत्तेजना, पैनिक, क्रोध, भय, ये हमारे मन को एकदम व्यवस्था खत्म कर देते हैं। मन ठीक से सोच नहीं पाता है। तो उसका परिणाम क्या होता है? हम जो भी निर्णय लेते हैं वो गलत लेते हैं। इवन डेंजर सिचुएशन में आप भय और क्रोध से रिएक्ट करोगे तो आप करेक्ट स्टेप नहीं ले पाओगे। तो शांत और स्थिर रहोगे तो आपके अंदर हार्मनी रहेगा और तब आप कोई भी एक्शन लोगे वो पावरफुल होगा।
जितना अंदर में शांति रखोगे उतना पावरफुल एक्शन होगा. ठीक है. तो ये सब कुछ चीजें हृदय के अंदर. हम लोग सब किसान हैं. है कोई किसान यहाँ पर, किसान घर से? मैं भी किसान हूं. हम सब किसान हैं. मालूम है क्यों? हम लोग अपने अंदर, हमको खेती करना है. ये शरीर जमीन है, ये हमको दिया है प्लॉट. ये प्लॉट है. ये प्लॉट में खेती करना है. अभी खेती में बोलो क्या होगे? भय, क्रोध, विष जैसा चीजें, या सुंदर भाव, शांति, सामंजस्य, सौंदर्य. किस चीज का खेती करोगे? पक्का? हाँ. तो उसके लिए आपको बीज बोना पड़ेगा. जैसा संगति रखोगे वैसा बीज जाएगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा संगति किसके साथ है. अच्छे लोगों का संगति होगा तो अच्छा बीज जाएगा अपने आप. इसीलिए हम लोग किताबें पढ़ना, गीता, रामायण, ये कहानियाँ, ये जगह पर आना, इससे हमारे अंदर अच्छे बीज जाते हैं. लेकिन खाली बीज जाना तो काफ़ी नहीं है. हमको भी कुछ करना है. रोज उसमें पानी डालना है. करेक्ट. तो बीज तो आ गया. आप आश्रम में आए गए, सुंदर सुंदर चीज का बीज आ गया. आप जाने नहीं जाने बीज आ गया. लेकिन रोज आपको कुछ समय बैठ के भगवान का ध्यान करना है, जिस भी रूप में. तो धीरे धीरे उसमें आप पानी डालोगे. पानी डालोगे तो उसके अंदर से वो बीज शुरू होगा खिलना. ऐसे खेती करते हैं अंदर में. और हम सब लोग वॉरियर भी हैं. वॉरियर कोई चाहता है योद्धा बनना? वेरी गुड, एक्सीलेंट, आई लव दिस. हाँ, वेरी गुड. अरे बाबा. तो हम सब के अंदर एक योद्धा होना चाहिए, जिसे हम सत्य, न्याय, जो भी चीज सुंदर है उसके लिए हम युद्ध करें और अंधकार को दूर करें. ठीक है. पहले ये युद्ध लड़ो, फिर देश की सेवा में युद्ध लड़ो और भगवान की सेवा में युद्ध लड़ो. ठीक है. तो ये तुम लोग, हम सब लोग, कोई भी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ हम पर भी, मुझ पर भी, हम सब पर एप्लीकेबल है. ये चीज़ याद रखेंगे. आज से हम सब किसान हैं और हम सब योद्धा हैं. ये ओरिजिनल मीनिंग. जय जवान जय किसान. हमारे अंदर हमको खेती करना है, जमीन तैयार करना है. बीज आते हैं ये सुंदर पुस्तकें पढ़ के, ऐसे स्थान पे आके. अगर रिलिक सेंटर, आपके स्कूल में तो बीज डालते हैं, टीचर लोग डालेंगे बीज. लेकिन बीज डालना काफ़ी नहीं है. पानी आपको डालना है. टीचर भी डालेंगे लेकिन जिंदगी भर तो नहीं डालेंगे ना. तो पानी आपको डालना है, उस पर मनन करना है. ठीक है. रिफ्लेक्ट करना है, उसको लाइट के प्रति ओपन करना है. तो धीरे धीरे आप खेती करके अपने अंदर एक सुंदर, ये शरीर को सुंदर गार्डन बनाओगे. और नहीं करने से बंजर भूमि और उसमें सांप बिच्छू. ठीक है. और उसी तरह से हम सब योद्धा हैं. और योद्धा कौन होता है? जो प्रकाश, सत्य, न्याय, सौंदर्य, इसके लिए हमेशा तैयार रहता है लड़ने के लिए. लड़ना मतलब बाहर से उसको नहीं, अपने अंदर. जब भी देखता है कि कोई चीज़ सुंदर नहीं है, नहीं, ये मैं नहीं बोलूँगा, ये मैं ऐसे नहीं सोचूंगा, ये भाव अच्छा नहीं है. ओके. ठीक है. कोई क्वेश्चन है आप लोग का? अच्छा लगा? करोगे प्रैक्टिस? तो हर साल पहले भी आए हैं ना ये लोग? नहीं, दूसरा बैच आया है. न्यू बैच वेलकम. ये लोग किस क्लास में हैं? ठीक है. तो बहुत अच्छा. तुम लोग आगे सुंदर भविष्य आप सबका ये साल और आने वाले सब साल में
खूब 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 प्रकाश की ओर बढ़ते चले जाओ। सनलिट पाथ, सूरज के रास्ते पर। और कुछ पूछना चाहोगे तो 2 मिनट हम लोग। हाँ बोलो। अच्छा योद्धा, योद्धा के अंदर भय नहीं होता है, साहस होता है। सबसे पहला चीज है जीवन में साहस रखना। हर चीज से जो भयभीत होता है वो योद्धा नहीं बन सकता है। दूसरा, योद्धा के अंदर विवेक होता है। विवेक मतलब कि वो जानता है किस तरफ से मुझे युद्ध करना है। योद्धा तो वही होता है ना, युद्ध। वो हर चीज में उछल के नहीं चला जाता है योद्धा। तीसरा, स्ट्रांग होता है योद्धा। स्ट्रांग होने का पहचान क्या होता है? जो स्ट्रांग व्यक्ति होता है वायलेंट नहीं होता है। योद्धा लड़ता है लेकिन वायलेंट नहीं होता है। वायलेंस, हिंसा एक बहुत कमजोर व्यक्ति करते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग होता है ना, वो हिंसा कभी नहीं करता है। युद्ध लड़ेगा बहुत। देखो आप, अर्जुन युद्ध कितना बड़ा योद्धा है, लेकिन अर्जुन का पूरा युद्ध में कहीं हिंसा नहीं देखोगे। उसके लिए युद्ध एक आर्ट है। उसके अंदर ये भाई इसको मैं मार डालूंगा, ऐसे ऐसे ये सब भाव नहीं आता है उसके अंदर। शांत है, स्थिर है। योद्धा शांत होता है, स्थिर होता है। जैसे राम जी की स्टोरी है ना, राम जी को देख के क्या पहला चीज क्या दिमाग में आता है जब उनको पढ़ते हैं? या तो सीरियल बहुत अच्छा आया था, उसमें पहला चीज क्या ध्यान में आता है कि शांत है ना। लेकिन उनके जैसा योद्धा आज तक नहीं हुआ है। श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि पौरुष जिसमें है ना योद्धा का, उनमें मैं राम हूं। एकदम निर्भय लेकिन शांत, सबल। तो अपने अंदर में बल केवल फिजिकल नहीं होता है। फिजिकल के साथ होता है एक मेंटल बल, और उसके साथ होता है आत्मबल। तो खुद को सबल बनाओ, और उसके लिए एक सिंपल प्रैक्टिस है। कभी भी जीवन में कष्ट होता है तो एंड्योर करना सीखो। जब हम सहन करते हैं ना कोई चीज को, सहन करने से हमारे अंदर, सहन का मतलब मैं अन्याय की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे जीवन में कठिनाई होती है, कभी बिजली चली गई, भोजन नहीं मिला टाइम से, सहन शक्ति का विकास करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सहन शक्ति का विकास। बहुत बार आपके मन में कुछ है और नहीं हो पाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, उस समय सहन शक्ति का विकास करो। बहुत जरूरी है योद्धा के लिए, उससे बल का अर्जित होता है। व्यर्थ की बात में एनर्जी, ये बोलना वो बोलना, इस सब में वेस्ट नहीं करना है। उससे जब हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं तो शक्ति का हम अर्जन करते हैं। आपने देखा है बहुत बक बक करने के बाद थोड़ी देर बाद एकदम लगता है टायर्ड हो गए, क्योंकि हम लोग वेस्ट कर रहे हैं एनर्जी। एक योद्धा एनर्जी को संचय करना जानता है, क्योंकि उसको काम पड़ेगा ना, जरूरी है, युद्ध लड़ना है। अंदर का युद्ध या बाहर का युद्ध, शक्ति का अर्जन करना, वेस्ट नहीं करना है। तो ये सब करो। बाकी अगर फिजिकल वार में जाना है तो आपको एक्सरसाइज भी करनी है, शरीर को भी सक्षम बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। ठीक है। हाँ, कौन सी एक्सरसाइज? हाँ, तो अच्छी बात है, करना चाहिए वार्म अप, लेकिन हम शक्ति के लिए नहीं करते हैं। वार्म अप हम जब करते हैं तो वो केवल शरीर को सपल बनाने के लिए, क्योंकि आप अब एक्सरसाइज करोगे तो तो अगर शरीर आपका बहुत टाइट है, रिजिड है, तो वो एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पाएगा। तो पहला स्टेप होता है वार्म अप। वार्म अप में आप स्ट्रेचिंग करते हो, थोड़ा ऑन द स्पॉट जॉगिंग करते हो। इसके द्वारा हमारा शरीर थोड़ा खुलता है। जब वो खुल जाएगा तब आप एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज करने से, गेम्स खेलने से शक्ति का अपव्यय नहीं होता है, तो एक्चुअली शक्ति बढ़ती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्योंकि शक्ति कहाँ से आती है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। होता है ना, जब आप एक्सरसाइज करके आते हो तो अच्छा लगता है,
और वही जब आप किसी दोस्त के साथ ऐसे बैठ के फालतू चीज़ें करके आते हो तो ड्रेन्ड आउट होता है। शक्ति कहाँ से आती है? ये सब तो आप लोग बताए, वायु से। एक्सरसाइज करते हो तो आप क्या करते हो? अपने आप लंग्स खुलते हैं, ठीक है। ग्रोथ करते हो तो क्या हालत होता है ब्रीदिंग का? आपका जो फेफड़ा है ना वो रिसीव नहीं कर पाता है, और एक्सरसाइज करते हो तो लंग्स खुलते हैं। ओके, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर सब कुछ खुलता है, वायु के प्रति और वातावरण के प्रति। आप जिस वातावरण में एक्सरसाइज कर रहे हो उसका पूरे वातावरण से ऊर्जा हमारे अंदर आने लगता है। तो एक्चुअली एक्सरसाइज करने से शक्ति का वर्धन होता है। दूसरा, हमारे शरीर का कैपेसिटी बढ़ता है शक्ति रिसीव करने के लिए। आपने देखा है थोड़ा देर ऐसे बैठने के बाद एक तो रेस्टलेसनेस शुरू हो जाता है, इसलिए क्योंकि हम शक्ति को, हमारा जो पात्र है बहुत छोटा है, तो थोड़ा देर में हम छटपट शुरू हो जाता है। तो शक्ति का अर्जन करने के लिए पात्र को स्ट्रांग बनाना है और उसको शांत, स्थिर, वाइड। तो ये सारे एक्सरसाइज से धीरे धीरे शरीर की क्षमता बढ़ती है। सो एक्सरसाइज, सहन शक्ति, और एक्सरसाइज केवल फिजिकल नहीं, मन की भी एक्सरसाइज। मन को अलर्ट रखना, कंसंट्रेशन सिखाना, इसके द्वारा मन की एक्सरसाइज होती है। केवल शरीर का एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है। कोई भी युद्ध लड़ोगे तो शरीर के साथ मन आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप हार जाओगे। मन जरूरी है, ठीक है। मन में कभी हार नहीं मानना है, साहस रखना है, अलर्ट होना है, ठीक है। ये सारे चीज आपको करोगे तो अपने आप शक्ति भी बढ़ेगी और क्षमता भी बढ़ेगी। हाँ, कंसंट्रेशन के लिए आपको कोई पहले ऑब्जेक्ट चुनना होता है, किस चीज पर करोगे। तो आप या तो बाहर का ऑब्जेक्ट चुन सकते हो। बाहर का ऑब्जेक्ट हुआ कि अभी आप मान लो वो दृश्य है पीछे, है ना, तो मैं उस पर कंसंट्रेट करूँगा। तो अब धीरे धीरे मैं केवल दृश्य पे करूँगा तो मैं जो कुर्सी है, पानी का टैंकी है, कैमरा, इससे अलग होता जाऊँगा। धीरे धीरे मैं दृश्य में एक चीज़ पर आऊँगा, वो जो घोड़ा पर सवार है उसका मुख के बाद में उस आँख पर चलाऊँगा। तो वैसे ही आप, जैसे वृक्ष है, आप किसी भी चीज़ को ले सकते हो। आप प्रारंभ करो कि मुझे इस वृक्ष में इस पर कंसंट्रेट करना है। प्रारंभ होगा, धीरे धीरे आप केवल वृक्ष, फिर वृक्ष में वो डाली जिस पर एक पक्षी बैठा है, फिर वो पक्षी, फिर पक्षी का आंख। अर्जुन का स्टोरी पता है ना, यही है स्टोरी। सीधा आप करोगे नहीं कर पाओगे, माइंड आपका भटका देगा। आप स्टार्ट वहां से करोगे, धीरे 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 आप गैदर करके उस पक्षी का आंख, या एक फूल, गार्डन में एक फूल, पक्षी का आंख वो इजी नहीं है, ठीक है, पर पक्षी तक तो पहुंच सकते हो। ओके, उसी तरह से इस कंसंट्रेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। मान लो कोई बिल्ली है, अब बिल्ली तो फट से रिएक्ट करती है अगर आप पास में जाओगे, है ना। अब आप बिल्ली को देखो और ऐसे देखो कि बिल्ली कोई रिएक्शन नहीं करे। ये भी एक कंसंट्रेशन है जिसमें आप अंदर भी कंसंट्रेटेड हो। ओके, फिर कंसंट्रेशन अंदर भी हम करते हैं। अंदर में आप किसी फूल के ऊपर, सबसे बढ़िया माता जी के रूप के ऊपर, या माँ के नाम के ऊपर, अंदर में हृदय में या माइंड के स्पेस में, अंदर में आप उस पर कंसंट्रेट करते हैं। कुछ लोग अग्नि के ऊपर, सूर्य के ऊपर, किसी इष्ट देवता के ऊपर। अंदर में एक इमेज आपको चाहिए, जैसे बाहर इमेज है ना, वैसे अंदर में। तो अंदर में इमेज पर कंसंट्रेट करना, इस तरह से अभ्यास करते बढ़ जाता है। फिर आप इस कंसंट्रेशन को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। आप अपने किताब में, पढ़ाई में अप्लाई करोगे, जिसमें भी वो आपके ऊपर है।
तो डेली 10 मिनट आप लोग कंसंट्रेशन डेवलप करने में लगाओ. कान का भी कंसंट्रेशन, म्यूजिक सुन रहे हो, कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी चीज आप कंसंट्रेट कर सकते हो. ओके, प्रैक्टिस से ये बढ़ता जाता है. ओके बच्चे लोग, शुभ नववर्ष. धन्यवाद.